अजमेर में बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया। हमले में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। पुराने मामले में ये पुलिस इन्हें पकड़ने गई थी। बदमाशों ने पुलिस वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। टोंक जिले के रामथला गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरों में नजर आ रहे पुलिस वाले हैं जिनके ऊपर बदमाशों ने हमला किया। आमतौर पर बदमाश इस डर से भाग जाते हैं कि पुलिस पहुंच गई है, लेकिन यहां पर पुलिस को भागना पड़ा क्योंकि बदमाशों ने न केवल पुलिस वालों पर हमला किया बल्कि उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी है। कानून व्यवस्था का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं जब पुलिस वाले अपनी मरहम पट्टी करवा रहे हैं और ये हाथ पैर पुलिस वालों के तस्वीरों में टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें प्रथम दृष्टया आपको देखकर लगेगा कि किसी आम व्यक्ति के साथ या बदमाश के साथ ये मारपीट हुई है, लेकिन ये तस्वीरें पुलिस वालों की है। ये मारपीट पुलिस वालों के साथ हुई है। वाहन तोड़ा गया उनका। और अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। अभिजीत, ये जो तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर चल रही हैं उसमें पुलिस वालों के घाव, उनके हाथ टूटे हुए, मरहम पट्टी नजर आ रही है। ये खौफ एक वक्त बदमाशों में हुआ करता था और बदमाश जो है मरहम पट्टी के लिए पुलिस में हॉस्पिटल में जाया करते थे, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बदमाश कितने बेखौफ है, जो पुलिस वाले वो मरहम पट्टी करवा रहे हैं। अभिजीत, देखिए, ये घटना निश्चित तौर पर पुलिस का जो ध्येय वाक्य है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, उस पर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करने वाली घटना है। जिस तरीके से बजरी माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, चूंकि ये सावर थाना पुलिस पर हमला हुआ है और ये अजमेर टोंक के बॉर्डर का थाना है, इस लिहाज से बजरी माफियाओं को पकड़ने के लिए ये पुलिस टीम जो है, जो सावर के एसएचओ है आशुतोष पांडे, उनकी अगुवाई में कल रवाना हुई थी। और वहां पर जब बदमाशों को घेर कर पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम को घेर कर उन पर हमला कर दिया, जिसमें एसएचओ सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। एसएचओ के आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी उनके शरीर पर, चेहरे पर खून के निशान भी हैं। हालांकि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन एक सिपाही के फ्रैक्चर हुआ है, पूरी तरीके से पीटा भी गया उनको। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मौके पर जो है दोनों जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका प्राथमिक इलाज कर लिया है और जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए अब एक नई स्पेशल टीम का गठन यहाँ पर एसपी विकास शर्मा के निर्देश के बाद किया गया है, जो अब वापस से वहां जाकर जो आरोपी हैं, जो फरार आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ करेगी। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में एक मुकदमा भी वो दर्ज कराया गया है, पुलिस पार्टी पर हमले का, राजकार्य में बाधा का भी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं प्रदेश में, वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल जो बुलंद होने की जरूरत है, उस पर सवाल खड़े करता है। आसिफ, बिल्कुल अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रवार को जयपुर में महंगाई को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बातों ने विरोधियों को वार करने का मौका दे दिया। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हुआ और उन्होंने कह डाला कि हमारा झगड़ा हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। बस फिर क्या था, डोटासरा का स्लिप ऑफ टंग उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। डोटासरा के बयान के बाद सांसद दिया कुमारी ने वीडियो के साथ ट्वीट कर गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से किस हद तक नफरत करती है, मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने आखिरकार स्वयं ही कह दिया कि हमारा झगड़ा हिंदू और हिंदुत्ववादियों से। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू नववर्ष पर हुई करौली हिंसा कांग्रेस द्वारा रचित सुनियोजित षड्यंत्र का ही प्रमाण है। हिंदुत्व से कांग्रेस पार्टी को इतनी नफरत आखिर क्यों है? वहीं इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल जी कहते हैं हमारा झगड़ा हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। यह कांग्रेस की औरंगजेबी मानसिकता है जिसके कारण करौली हिंदू विरोधी हमला हुआ है।
ये शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, शहजाद ने ट्वीट करके कहा कि एक बार फिर से राहुल गांधी पर तंज कसा और ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, ये पूरा वाद विवाद खड़ा हुआ गोविंद सिंह डोटासरा के एक स्लिप ऑफ टंग से। कहना कुछ और चाह रहे थे, मुंह से कुछ और निकल गया और उसके बाद उनके इसी बयान को बीजेपी नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और उनके स्लिप ऑफ टंग को करौली में हुई घटना से भी जोड़ दिया। सिरोही में रिश्तों का कत्ल हुआ। दो कलयुगी भाइयों ने तीसरे भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से मारकर उतारा मौत के घाट। जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था। तो ये जमीन का झगड़ा सगे भाइयों के बीच कत्लेआम का कारण बना। दो भाइयों ने मिलकर तीसरे भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से मारकर तीसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया दो भाइयों ने। जमीन का विवाद था और इसी को लेकर यह कत्लेआम हुआ। और प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, बहुत ही सनसनीखेज ये खबर है, रिश्तों को शर्मसार करने वाली। दो सगे भाइयों ने मिलकर तीसरे सगे भाई की हत्या कर दी जमीन को लेकर। हुआ क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या था प्रतीक? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि गेमाराम जो है इनमें आपसी विवाद चल रहा था जमीन को लेकर, जो पिछले 3 साल से चल रहा था। लेकिन वो बंटवारा नहीं होने के कारण जो है ये मामला इतना उपज गया कि गर्मा के कल रात को आपस में तीनों भाई आपस में लड़ पड़े और फिर दो भाइयों ने मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर अपने तीसरे भाई को एक मौत के घाट उठा डाला। उसके बाद में इसकी सूचना जब फैली तो पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी अभी जांच कर रही है। आसिफ जी। प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और करौली हिंसा पर एक्शन में केंद्र। सेंट्रल टीम आज करेगी करौली का दौरा। दंगे के बाद हालातों का जायजा लेंगे। अधिकारियों और पीड़ितों से भी टीम मिलेगी। तो आज करौली मामले में सेंट्रल की टीम करौली पहुंचेगी, पीड़ितों से बात करेगी, हालात का जायजा लेगी, लोगों से वहां का पूरा सच समझने की कोशिश करेगी। करौली हिंसा मामले में यह अपडेट है। कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील दी गई। ढील के दौरान सभी तरह की दुकानें खुली रहीं। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी किए। गृह सचिव केसी मीणा ने करौली का दौरा किया। उपद्रव के कारण पलायन की खबरों को निराधार बताया। तो आज 4 घंटे की ढील कर्फ्यू में। ये तस्वीरें करौली की हैं। छूट का ये दायरा, ढील का ये दायरा रोज 1 घंटे आगे बढ़ाया जा रहा है और आज 4 घंटे की ढील, यानी कि 1 बजे तक पूरा करौली का बाजार खुला रहेगा। आम लोग बाहर निकलकर खरीदारी कर सकते हैं, जरूरत का सामान ले जा सकते हैं। धर्मेंद्र शर्मा संवाददाता करौली हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, चूंकि छूट 1 बजे तक है तो लगभग जो लोग हैं वो अपने जरूरत का सामान खरीद कर घर पहुंच गए होंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद में पुलिस की जो है पेट्रोलिंग टीम या वार्निंग शुरू हो जाएगी घरों की तरफ जाने के लिए। जी आसिफ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। सुबह 9 बजे से छूट थी और 1 बजे तक ये जारी रहेगी और लोगों की 9 बजने से पहले ही लोग बाजारों जाने के लिए तैयार हो गए थे और जैसे ही 9 बजे दुकानें खुलना शुरू हुआ, लोगों का बाजार पहुंचना शुरू हो गया। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी शुरू कर दी। बाजारों में कई दिनों बाद चहल पहल दिखी और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से छूट दी गई, पूरे बाजार खुले गए, ये निश्चित तौर से अच्छा संदेश है और थोड़ी पुलिस लगातार बाजार में गश्त कर रही है और जो लोग वाहनों पर नजर आ रहे हैं उनको उन वाहनों पर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। छूट के दौरान पुलिस ने 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का प्रवेश और प्रयोग बिल्कुल वर्जित किया था और जो लोग
खरीदारी के दौरान बाजारों में वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है और जगह जगह पुलिस तैनात है और लोगों को बिल्कुल भीड़ करने से रोका जा रहा है। साथ ही जल्दी से जल्दी लोगों से खरीदारी कर उन्हें घर भेजने के निर्देश दिए हैं। जी आसिफ। जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और करौली हिंसा मामले में अपडेट। करौली जिले में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। कैला देवी को छोड़कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू होगी। धार्मिक आयोजन, जुलूस, रैली, सभा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। करौली हिंसा मामले में दूसरा अपडेट। दोनों पक्षों की ओर से 4 और एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कुल 14 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक एफआईआर करौली थाना अधिकारी की तरफ से करवाई गई है तो 13 अन्य लोगों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। तो ये करौली की तस्वीरें हैं और अब तक इस पूरे मामले को लेकर 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। फिलहाल सामान्य स्थिति की ओर बढ़ता हुआ करौली शहर आज 4 घंटे की ढील, कर्फ्यू में 1 बजे तक छूट जारी रहेगी। लोग करौली में अब बाजार और सड़कों में नजर आने लगे हैं। थोड़ी देर तक ये छूट और चलेगी और उसके बाद लोगों को घरों की तरफ जाने के लिए कह दिया जाएगा। रोज छूट में 1 घंटे का इजाफा किया जा रहा है। करौली की ये तस्वीरें। और डूंगरपुर जिले में धारा 144 लागू है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। 5 मई तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। रामनवमी और ईद के पर्व को लेकर फैसला लिया गया। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। तो अब डूंगरपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आदेश निकाले हैं। 5 मई तक जिले में धारा लागू रहेगी। और पाकिस्तान संसद से बड़ा अपडेट। अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्रवाई शुरू। थोड़ी देर में पाक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। विपक्षी दलों के सभी सांसद संसद में मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान में बहुमत का आंकड़ा 172 है। तो थोड़ी देर में पाक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होना शुरू हो जाएगा। विपक्षी दलों के सभी सांसद संसद में मौजूद हैं। नेशनल असेंबली की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो फिलहाल ये तस्वीरें पाकिस्तानी संसद की। तो विपक्षी दलों के सभी सांसद अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, अपनी गिनती को मजबूत बनाने के लिए इस समय संसद में मौजूद हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर असेंबली में बहस होगी। थोड़ी देर में पाक संसद में ये बहस शुरू होने वाली है। फिलहाल पाकिस्तान में बहुमत का आंकड़ा 172 है।
जी प्लीज। सर जी। आज का ये जो इजलास बुलाया गया है, ये नवीन कमर साहब कर रहे थे। जी जी प्लीज। मोहम्मद शाहबाज साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर के परसों पाकिस्तान की तारीख में एक ताबनाक दिन था जब अदालत उज़्मा ने आपके गैर आइनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आइनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम को कलअदम करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कोई ओटीपी आया, ना ही फोन कॉल, और बैंक अकाउंट से 1 लाख पार। साइबर ठग, शातिर ठगी। सवाल तो आपके मन में भी कौंधी रहे होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया, कैसे बैंक अकाउंट में साइबर सिंधमारी हो गई और कैसे बैंक अकाउंट से 1 लाख पार हो गए। पूरी कहानी बताएंगे, तरीका भी समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीड़ित के जुबानी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मैंने बैलेंस देखा था उस टाइम मेरा पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। नागौर में आग का तांडव देखने को मिला। 6 से ज्यादा ढाणियों में आग लग गई। ढाणियों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। तहसीलदार पटवारी ने नुकसान का आकलन किया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। नागौर के चाऊ गांव की ये घटना बताई जा रही है और ये तस्वीरें, हालांकि इसका आकलन फिलहाल तहसीलदार और पटवारी ने कर लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि इन छोटी छोटी ढाणियों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ और जो इन ढाणियों में रहने वाले थे उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। करीब 6 से ज्यादा ढाणियों में यह आग लगी है।
और अब बात शहर शहर आग के तांडव की, जहां कोटपुतली में एक पेपर मिल में आग लग गई, वहीं हनुमानगढ़ में एक फ्रिज और एसी की रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई। कोटपुतली के पेपर मिल में आग लगने से सारा सामान जल गया। कारणों का पता नहीं चल पाया। दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। पेपर मिल में आग लगी थी। चूंकि पेपर मिल फैक्ट्री थी तो आग को भड़कते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगा। पेपर था, पेपर ने जल्दी आग पकड़ी और पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। हनुमानगढ़ में आग का तांडव देखने को मिला। एसी फ्रिज रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी। आग लगने से दुकान जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फतेहगढ़ मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां फतेहगढ़ मोड़ पर देर रात एसी फ्रिज की रिपेयरिंग की दुकान में ही आग लगी। जरा सोचिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आपकी जेब में पड़ा हो और अकाउंट से पैसे निकल जाएं और आपको तब पता चले जब आप बैंक जाएं, तो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ बांसवाड़ा के रहने वाली एक नर्स के साथ। ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कोई ओटीपी आया, ना ही फोन कॉल, और बैंक अकाउंट से 1 लाख पार। साइबर ठग, शातिर ठगी। सवाल तो आपके मन में भी कौंध ही रहे होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया, कैसे बैंक अकाउंट में साइबर सिंधमारी हो गई और कैसे बैंक अकाउंट से 1 लाख पार हो गए। पूरी कहानी बताएंगे, तरीका भी समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीड़ित के जुबानी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मैंने बैलेंस देखा था, उस टाइम मेरा बैलेंस 1,55,000 पड़े थे। इसके बाद में मैंने उसमें से कोई पैसे नहीं निकाले और मैंने पापा को 3 चेक दिए 300 रुपये के, और वो चेक डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कोई निकाल रहा है। तब जाके मैंने मेरा जाके अकाउंट होल्ड करवाया। मेरे पैसे निकल गए हैं 1,11,500। जी हाँ, पता भी नहीं चला और बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए पार हो गए और साइबर ठगी की शिकार बनी कुशलगढ़ सीएचसी पर तैनात एएनएम अनीता वडेरी। हैरानी की बात यह है कि अनीता के पास ना ही कोई ओटीपी आया और ना ही बैंक से कोई फोन कॉल। पुलिस भी हैरान है, परेशान है कि आखिर अकाउंट से पैसे गए तो गए कहां। जो मैटर संज्ञान में आया है उसमें ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसकी जांच अधिकारी कर रहे हैं। सवाल है तो फिर साइबर ठगों ने खेल कैसे खेला, बैंक अकाउंट में सिंधमारी कैसे की, तो जरा अब ये समझ लीजिए। दरअसल ये सारा खेल होता है कार्ड के डिटेल्स के जरिए। साइबर ठगी का नया तरीका, साइबर ठगों ने बदला ठगी का तरीका। साइबर ठग ना तो ओटीपी पूछते हैं और ना ही फोन कॉल ही करते हैं। सीवीवी के जरिए बैंक अकाउंट में सिंधमारी होती है। इस कोड से ऑनलाइन शॉपिंग कर साइबर ठगी होती है। ओटीपी सिर्फ इंडिया में वैलिड है। अमेरिकन वेबसाइट ओटीपी नहीं मांगती और वो सिर्फ सीवीवी के जरिए ट्रांजैक्शन करती है। इसके लिए मोबाइल पर फोन करना भी जरूरी नहीं है। संभव है साइबर ठगों ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये पता लगा रही है कि अनीता के बैंक अकाउंट को साइबर ठगों ने कैसे साफ किया। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आकाश की रिपोर्ट। तो अदृश्य ठग आपके पीछे पड़े हैं। अगर इन साइबर शातिरों को मात देना है तो फिर अपनाइए ये तरीका।
कभी भी फोन पर किसी को अपनी बैंक डिटेल न दें। बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फोन या ईमेल पर आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगते। गैर विश्वसनीय साइटों पर अपनी निजी जानकारी न डालें। किसी से अपना बैंकिंग या डेबिट पासवर्ड और पिन या अकाउंट नंबर शेयर न करें। हर कुछ महीनों के बाद पासवर्ड बदलते रहें। किसी और का बताया पासवर्ड न बनाएं। किसी से ओटीपी शेयर न करें। डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो तो अपने फोन नेटवर्क से दी गई जानकारी का इस्तेमाल करें, न कि पब्लिक वाईफाई से आई जानकारी का। लेन देन की रसीद जरूर लें। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। ये वो तरीका है जिसे अपनाने से आप नेट के नेटवरलाल से बच सकते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अगर आप फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाएं, तो फिर क्या करें। आरबीआई के मुताबिक अगर आप फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आपको अपने बैंक को 72 घंटों के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक मामले की जांच करेगा और देखेगा कि पैसे आपकी गलती के कारण किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए हैं या आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं या फिर किसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो बैंक चोरी हुए पैसों की भरपाई करेगा, लेकिन ये भरपाई कुछ शर्तों के आधार पर होगी। सबसे पहले अपने अकाउंट, कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को बंद कराएं। इसके बाद पुलिस में फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराएं। बैंक में एफआईआर की कॉपी लेकर जाएं। इसके आधार पर बैंक फ्रॉड की जांच करेगा। अगर कस्टमर 7 दिनों के बाद बैंक के पास फ्रॉड की शिकायत लेकर जाता है तो बैंक का कार्ड इस पर निर्णय लेगा। तो समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि नेट के नटवरलाल को आपकी सावधानी ही मात दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोटा के बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में हत्या के एक आरोपी का मर्डर करने का दावा करने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। हत्या के एक आरोपी का मर्डर करने का दावा किए जाने का वीडियो अब कोटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वायरल वीडियो कोटा में चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के किसी भी आरोपी के मर्डर करने की वीडियो में कोई सत्यता नहीं है। कोरोना से जंग के बीच सरकार ने बूस्टर डोज पर बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के मुताबिक अब 18+ वाले लोग टीके का बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। ये बूस्टर डोज कोरोना टीके की तीसरी खुराक होगी, जो देश के सभी निजी टीका केंद्रों पर उपलब्ध होगा। हर हाथ टीका, कोरोना का वार होगा फीका। कोरोना पर एक्शन, थर्ड लेयर का प्रोटेक्शन। कोरोना की चौथी लहर नहीं बर पाएगी कहर। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सरकार ने लोगों को टीके की एक और डोज की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक 10 अप्रैल से 18+ उम्र वाले लोग कोरोना टीके का बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट के जरिए भी दी है। इसमें 18 साल से ज्यादा की उम्र के वैसे लोग जिनको दूसरा डोज लगे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, वो बूस्टर डोज के हकदार होंगे। लेकिन बूस्टर डोज की ये सुविधा फिलहाल प्राइवेट टीका केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति तीसरा डोज लगवाना चाहता है तो उसे किसी निजी अस्पताल या फिर निजी टीका केंद्र जाकर टीके का बूस्टर डोज लगवाना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह की एक वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुई थी इस देश में, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव एवर इन दी वर्ल्ड, उसी का आगे एक सीक्वल है, उसी का एक्सटेंशन है। इसके अलावा 18+ के लिए तीसरे डोज से अलग देश में पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी मुफ्त टीकाकरण प्रोग्राम जारी रहेगा। साथ ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ उम्र के बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त में बूस्टर डोज लगना जारी रहेगा। इसमें और तेजी लाई जाएगी। भारत सरकार ने पूरा खर्चा सहते हुए मोदी सरकार ने 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन अभी तक भारत में पूरी की है और उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। कोरोना की इस लड़ाई में सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है। इसमें 15+ और 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाने का भी फैसला शामिल है। देश में 15+ वाले करीब 96% बच्चों को टीके की एक डोज लग चुकी है, जबकि 15+ वाले 83% बच्चों ने कोरोना टीके की दोनों डोज ले ली है।
वहीं 12 से 14 साल के 45% बच्चों ने कोरोना टीके की पहली डोज ली है। बता दें, फिलहाल चीन कोरोना के XE वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट के संक्रमण से जूझ रहा है और चीन में इससे खासा नुकसान भी हुआ है। चीन से ही पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैला था। ऐसे समय में 18+ के लिए तीसरे डोज का ये फैसला काफी अहमियत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान कैडर यूपीएससी 2016 टॉपर आईएएस टीना डाबी दूसरी शादी करने जा रही हैं। उन्होंने अपने मिस्टर राइट के तौर पर राजस्थान के आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे को चुना है, जिनके साथ वो 20 अप्रैल को 7 फेरे लेंगे। उनका वेडिंग रिसेप्शन कार्ड भी सामने आ गया है, जिस पर वेडिंग डेट को लेकर सारे फंक्शन के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। टीना डाबी और प्रदीप गंडावे की इस हाई प्रोफाइल शादी के वेडिंग कार्ड के मुताबिक ये दोनों अफसर 20 अप्रैल 2022 को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। 2 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को जयपुर के होटल हॉलीडे में इनका वेडिंग रिसेप्शन होगा, जिसमें राज्य के कई बड़े अफसर और राजनेता शिरकत करेंगे। टीना डाबी ने आज जयपुर में PHQ पहुंचे और निमंत्रण कार्ड दिया। टीना डाबी के बनने वाले हमसफर आईएएस प्रदीप गवांडे राजस्थान आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। वो इससे पहले चूरू कलेक्टर रह चुके हैं। 9 दिसंबर 1980 को जन्मे प्रदीप मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने 2013 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। यूपीएससी परीक्षा क्लियर करने से पहले वो MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।